Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का कब है 16 फरवरी को होने वाला है। ये कौन सा पेपर है आप लोगों का? तो अनिवार्य सह पाठ्यक्रम या इसी को हम क्या बोलते हैं, को करिकुलर बोलते हैं। तो अब जो है आप लोगों का रिवाइज टाइम टेबल आ गया है, तो को करिकुलर का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 16 फरवरी को होगा। पेपर का नाम क्या है? तो मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये आपका क्या है, पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आज इस बार क्या आप लोग का थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पहुँच चुके हैं। तो आप लोगों का जो है टाइमिंग जो है कितना मिलेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1.5 घंटे की आप लोगों की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, हर पेपर आप लोगों ने 2 घंटे का दिया, लेकिन को करिकुलर का जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे का पेपर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर। आइए देखिए स्टूडेंट, आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी की गुणवत्ता का मापन करने के लिए, ठीक है, मतलब हम मिट्टी की गुणवत्ता का मापन क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन। दूसरा है गंध का आकलन के लिए करते हैं। तीसरा है स्वाद का आकलन के लिए करते हैं। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उपस्थित तत्वों का आकलन करने के लिए हम मिट्टी की गुणवत्ता का जो है मापन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी सौर ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सूर्य से। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा से। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी से। चौथा ऑप्शन है समुद्र से। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो सौर ऊर्जा होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो उसमें पूछ रहा है कि सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस कौन है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है मीथेन। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस का, ठीक है, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस का गैस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 2023 में कहाँ भूकंप आया था। ठीक है, 2023 में कहाँ भूकंप आया था। तो पहला ऑप्शन है तुर्की। दूसरा ऑप्शन है जापान। तीसरा ऑप्शन है भारत। चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 2023 में जो है कहाँ पे भूकंप आया था, तो तुर्की में आया था, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्थ आवर, ठीक है, अर्थ आवर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, अर्थ आवर। आवर का मतलब यहाँ पे क्या है, घंटे से मतलब है। ठीक है, आवर, अर्थ आवर कार्यक्रम जो है, प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया था या किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका ऑप्शन में क्या दिया है, 2007, 2010, 2012, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका कि 2007 में अर्थ आवर कार्यक्रम या अर्थ आवर्स, ऐसे घंटे वाला पूछ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अर्थ आवर कार्यक्रम जो है कब है, तो 2007 में है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग को ये प्रश्न रट गया होगा। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया गया। ठीक है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह किस सन में मनाया गया था।
पहला ऑप्शन क्या है 1973, दूसरा ऑप्शन है 1975, तीसरा ऑप्शन है 1986 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 1973 ईस्वी में पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। ठीक है, यानी भूकंप की तीव्रता जो है हम किस से नापते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है न्यूटन स्केल, दूसरा ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, तीसरा ऑप्शन है एवरेस्ट स्केल, चौथा ऑप्शन है जूल किलो कैलोरी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप की क्या है तीव्रता को नापने का कार्य करता है। ठीक है, आज आप लोगों को इस वीडियो में हम कम से कम एटलीस्ट आप लोगों को 80 प्लस क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट। ठीक है, आज की क्लास जो है मैराथन क्लास होने वाली है और इस वीडियो को आप लोग पढ़ लेंगे, एक क्लास से सब पास हो जाएंगे, इधर उधर कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण का क्या है अर्थ होता है या उसका तात्पर्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं। पहला ऑप्शन, भूतली मतलब भूमि के अंदर, भूतली का मतलब क्या हुआ, भूमि के अंदर जो प्रकोप आते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन, चौथा ऑप्शन है उपरुसबित। याद रखिएगा स्टूडेंट की भूतली प्रकोप कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपको ज्वालामुखी, भूकंप भी हो जाएगा और भूस्खलन भी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। मिलेट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, मिलेट्स का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। मिलेट्स का मतलब क्या होता है, मोटा अनाज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मिलेट्स के लिए क्या आवश्यक है, तो पहला ऑप्शन क्या है कम उर्वरक भूमि, दूसरा ऑप्शन है कम पानी, तीसरा ऑप्शन है कम समय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी वाला। अब देखिए मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज दिवस या वर्ष, ठीक है, दिवस या वर्ष पूछा जाएगा कि किस वर्ष को मोटा अनाज दिवस या वर्ष घोषित किया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि 2023 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 2023 को मोटा अनाज दिवस वर्ष या मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अब क्या है फिर से क्या हो रहा है, हम नेचुरल चीज़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि मोटा अनाज वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2023 को जो है घोषित किया गया मोटा अनाज वर्ष। मेरी बातों पर भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, तो क्या है, पहला ऑप्शन क्या है मेसोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है आइनोस्फीयर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि AQI गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए स्टूडेंट सारे क्वेश्चन को हमने फिर से इसमें ले लिया है ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो AQI गुणवत्ता जो है किससे संबंधित है, वायु से, जल से, मिट्टी से। आप सभी लोगों ने बताया, हमने सुन लिया किससे है स्टूडेंट, तो वायु से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी लोगों ने मुझे बताया, मैंने सुन लिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है, यानी यहाँ पर प्रश्न आपको क्या पूछ रहे हैं, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता, यानी कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला ऑप्शन क्या दिया, ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो आप सभी लोग जानते होंगे नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे यहाँ पर होगा, ठीक है, किसे, एक मिनट,
यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप इसको टाइप कर लीजिएगा, सॉरी लिख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, किसे किसान होगा, ठीक है, किसने नहीं होगा, किसान, किसान का मित्र कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है किसान का मित्र किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो आप बता दीजिएगा कि केचुआ को कहते हैं। केचुआ यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ये कौन से मतलब संघ, किस फाइलम का जो है जंतु है, तो याद रखिएगा कि एनिलिडा फाइलम का अर्थवॉर्म जो है जंतु है, जिसको हम केचुआ बोलते हैं। और मतलब इसे क्या है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सिविल नेचुरल गैस। दूसरा ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीसरा ऑप्शन है करंट नेचुरल गैस। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड जो है नेचुरल गैस होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है। वैश्विक तापन का प्रमुख कारण क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वैश्विक तापन का प्रमुख कारण क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वन संरक्षण अधिनियम 1880 कब लागू हुआ। पहला ऑप्शन क्या है, 25 अक्टूबर 1880, 1 मार्च 1886, 1 मार्च 1880 1980, एक सॉरी देखिए यहाँ पर 1880 पूछ रहा है और कब लागू हुआ, तो ये आपको पूछ रहा है 25 अक्टूबर 1980। दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है 1 मार्च 1986। तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1986। और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका 25 मार्च 1980 ईस्वी को जो है लागू किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो अर्थव्यवस्था से। दूसरा ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण से। तीसरा ऑप्शन है गरीबी निवारण। चौथा ऑप्शन है पुरुष सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट। 22 में है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, या जैविक या जैव। ठीक है, दोनों प्रश्न ऐसे करके आ सकता है कि जैव विविधता, याद रखिएगा जैव विविधता या जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 22 फरवरी, 22 मई, 23 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 मई सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून, 22 मई। तो हम क्या बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो मतलब वो प्लेस कौन सा है, वो राज्य कौन सा, वो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो देखिए ये प्रश्न भी हम आप लोगों को मॉडल पेपर में मतलब इसके पहले सॉल्व कराए हैं, तो उसमें बताया था आप लोगों को उत्तराखंड। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है स्टूडेंट, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा कि वृक्ष के कटाव को, ठीक है, वृक्ष के कटाव को रोकने के लिए, ठीक है, कटाव को क्या है, रोकने के लिए जो है वहाँ की महिलाएं क्या की थी, हर पेड़ से जाकर वह चिपक जा रही थी। तो वृक्ष के कटाव को रोकने के लिए वहाँ की महिलाओं ने एक आंदोलन शुरुआत किया, जाकर पेड़ों से चिपकने लगी, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, चिपको आंदोलन जो है पड़ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का नैतिक मुद्दा है। पहला ऑप्शन क्या
क्या है, साइबर बदमाशी, दूसरा ऑप्शन है पारदर्शिता, तीसरा ऑप्शन है गोपनीयता और चौथा ऑप्शन है प्रोत्साहित। स्टूडेंट याद रखिएगा सोशल मीडिया का नैतिक गोपनीयता क्या है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें जो है पारदर्शिता भी होनी चाहिए, गोपनीयता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 26 हमारा क्या कह रहा है कि ब्लॉग क्या है। ठीक है, ब्लॉग क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन संगीत, दूसरा ऑप्शन है ज़्यादा ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट वेबसाइट के रूप में, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत या गूगल खोज, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, जो ब्लॉग है वो क्या है, ऑनलाइन जर्नल के रूप में, एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट जो है एक वेबसाइट है। ठीक है, ब्लॉग जो। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण या श्री कृष्णा जी थे कौन, अर्जुन के जो है सारथी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन क्या है, वेद व्यास, दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वेद व्यास ने भगवत गीता लिखी थी और वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी स्टूडेंट, रामायण आपका लिखा था उन्होंने, और तुलसीदास जी ने क्या लिखा था रामचरित्र मानस लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, रामचरित्र मानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं। ठीक है, गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो पहला आपका यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता का केंद्रीय संदेश क्या है। यानी गीता में जो नैतिक जीवन यानी जो मोरल जीवन जीता है इंसान, तो उसका केंद्र बिंदु क्या है या केंद्रीय संदेश क्या है, यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, कर्म योग, दूसरा ऑप्शन है भक्ति योग, तीसरा ऑप्शन है ध्यान योग और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, कर्म योग है। गीता में हम सभी लोग जानते हैं कि वो कर्म पर ध्यान दिया गया है, कर्म प्रधान बताया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कर्म योग वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ठीक है, तो आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही क्या होता है, फल मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है, क्या की जगह पे यहाँ पर कौन सी। ठीक है, साइबर सुरक्षा जो है कौन सी सुरक्षा करती है, प्रश्न आपका ये है, कौन सी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सी या क्या दोनों हो सकता है, सुरक्षा करती है। पहला ऑप्शन क्या है, अपराधियों से बचाती है, दूसरा ऑप्शन हैकर से बचाती है, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो साइबर सुरक्षा है वो क्या है, इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की रक्षा करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या सही है, यानी निम्न जो कथन दिया गया है उनमें से कौन सा कथन जो है साइबर सुरक्षा से जो है आपका सही है। ठीक है, तो अब देखिए आगे इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, अनजान व्यक्ति को पासवर्ड ना बताना, दूसरा ऑप्शन है अनजान लिंक को ना खोलना, तीसरा ऑप्शन अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी ना देना और ना बताना या ना देना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि फेसबुक का क्या नाम है। ठीक है, फेसबुक का नया नाम क्या है। पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा ऑप्शन है मेटा, तीसरा ऑप्शन है आर्कुट, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, फेसबुक का नया नाम क्या है आपका, मेटा है। क्या नाम है, मेटा है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ई कॉमर्स, दूसरा ऑप्शन व्यापार, तीसरा ऑप्शन संचार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ई कॉमर्स क्या कहलाएगा आपका, ई कॉमर्स कहलाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट,
अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लिंक है अपने ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से बच्चों को पता चल सके कि नहीं ये मॉडल पेपर जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। आज हमने आप लोगों को 80+ क्वेश्चन जो है इस मॉडल पेपर में दिया है और आप लोगों को 50 क्वेश्चन आएगा। तो ये बस आप एक वीडियो पढ़ लीजिए और निश्चित तौर पे आप लोग 40 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से आने वाला है। और जो पिछला जो हमने पेपर सॉल्व करा है उसका भी लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे स्टूडेंट। उस लिंक को खोलकर आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराया है। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है वायु, दूसरा वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स, तीसरा ऑप्शन है एम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हैकिंग का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है ईमेल भेजना, दूसरा है अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना, तीसरा ऑप्शन है दूसरे व्यक्ति का इन कंप्यूटर उपयोग करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अवैध रूप से कंप्यूटर में घुसपैठ करना ही क्या है, हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ये प्रश्न तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद हो गया होगा कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? तो हम सभी आप लोगों को हम बता चुके कि प्रबंध एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नैतिक निर्णय स्वरूप। ठीक है, नैतिक निर्णय का स्वरूप है। नैतिक निर्णय का क्या स्वरूप होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है वर्णनात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका मूल्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है तुलनात्मक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि नैतिक मूल्यों का नैतिक निर्णय का स्वरूप कैसा होता है? तो मूल्यात्मक होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, नैतिक निर्णय है। पहला ऑप्शन क्या है तथ्यों का निर्णय, दूसरा ऑप्शन है तथ्यों के ऊपर निर्णय, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों के विषय में निर्णय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि नैतिक निर्णय क्या होता है? तो तथ्यों के ऊपर जो निर्णय लिया जाता है वही क्या है, आपका नैतिक निर्णय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए क्या है कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष जो है लागू हुआ? पहला ऑप्शन क्या है आपका 1972, 1975, 1984, 1985। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड का मतलब क्या हुआ, जंगली जो जीवन होता है, जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनका जीवन जो होता है उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया। तो वो कौन से वर्ष में आया? तो हम क्या बताएंगे कि 1972 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं कौन? जलकुंभी। ठीक है, ये प्रश्न भी देखिए पिछले साल 2 साल से लगातार ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अब देखिए हमने कुछ यहाँ पे क्या है प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से हमने ले लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे युवा दिवस जो है आप लोगों को रट गया होगा, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में युवा दिवस जो है हम मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आपने बताया, हमने सुन लिया स्टूडेंट की चाणक्य का जो दूसरा नाम, अन्य का मतलब क्या हुआ, दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट? तो आपने बताया, हमने सुन लिया, विष्णुदत्त। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संत कबीर के गुरु थे। ठीक है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए ये सब आप लोगों को हम जो है प्रीवियस ईयर पेपर में सॉल्व करा दिए थे, लेकिन यहाँ लाने का मेरा एक ही मोटो है, एक ही पर्पज है कि आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल रिवाइज हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आपके आते हैं तो यहाँ पर क्या हो, आप गलती न करें। तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका रामानंद हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है एडवर्ड जेनर, दूसरा ऑप्शन है लुईस पास्चर, तीसरा ऑप्शन है डार्विन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, एडवर्ड जेनर को हम इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, जो हमारे मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है उसकी खोज जैसे किसने की, तो उसके भी अपना जनक होंगे ना, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप क्या बताएंगे कि एडवर्ड जेनर
थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन क्या है, एडवर्ड जेनर 1796, लुइस पास्चर 1885, डार्विन 1920, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो चेचक जो टीका है उसकी खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किस सन में की थी? तो 1796 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1796 ईस्वी में की थी, इसीलिए उनको क्या है, इम्यूनोलॉजी का क्या कहा गया? पिता कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अभी जो इसके ऊपर क्वेश्चन बीता है ना स्टूडेंट, वही क्वेश्चन था कि इस चेचक के टीके की डिस्कवरी के कारण ही क्या किया गया, उनको जो है पिता, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी का जो है मतलब श्रेय मिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मार्केटिंग का अर्थ है। मार्केटिंग का क्या अर्थ है? तो आप सभी लोग बहुत मार्केटिंग कर रहे होंगे। अभी देखिए शादी विवाह का जो है समय चल रहा है और सब लोग खूब जोरों शोरों से मार्केटिंग में लगे होंगे। हाँ, कुछ लोग क्या है 14 फरवरी की तैयारी में लगे होंगे। हाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या खरीदना है, बेचना है, खरीदना एवं बेचना दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, खरीदना और बेचना दोनों है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान है। सोशल मीडिया से कौन से नुकसान होते हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइबर बुलिंग है, हैकिंग है। ठीक है, और आगे क्या है, बुरी आदतें, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान या हानि कौन कौन सा होगा? तो आपका साइबर बुलिंग भी हो जाएगा और हैकिंग भी हो जाएगा, और क्या है, बुरी आदतें भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑनलाइन शिक्षण का माध्यम है। क्या है ऑनलाइन शिक्षण का माध्यम? यानी शिक्षण का मतलब क्या, कैसे आप शिक्षा ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, गूगल क्लासरूम, दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन इंटरनेट, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ऑनलाइन शिक्षण का माध्यम क्या है, तो उपरोक्त सभी। गूगल क्लासरूम है भी है, वेबसाइट से भी आप पढ़ते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को क्या है यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो एक तरह से क्या है, रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहे, तो आप ऑनलाइन ही ना उसको देख रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि मूल्य का अर्थ है। मूल्य का अर्थ है यानी वैल्यू का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, जो सही हो, दूसरा ऑप्शन है जो अच्छा लगे, तीसरा ऑप्शन है जो हम धारण करते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूल्य जो होता है, वैल्यू जो होता है, वो क्या है, हम उसे धारण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। जो खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या हुआ, एक पिरामिड, फूड पिरामिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड बोलते हैं स्टूडेंट। खाद्य श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, फूड पिरामिड बोलते हैं। तो फूड पिरामिड में जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है कैसा होता है? तो आपको यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन है एक तरफा, दूसरा ऑप्शन है द्वितरफा, तीसरा ऑप्शन है बहुदिशात्मक। बहुदिशात्मक का मतलब कि सभी दिशाओं में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है एक तरफा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि खाद्य श्रृंखला में आधारीय जीव हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड पिरामिड में के आधारी जीव कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषी पादप, तीसरा ऑप्शन है मृतोपजीवी, चौथा ऑप्शन है मांसाहारी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है सेकेंड ऑप्शन प्रकाश संश्लेषी पादप है। यानी जो क्या है, जो सन से क्या है, सूर्य में या सन से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि प्रकाश, जिसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसमें क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं, या वही क्या है, हमारे खाद्य श्रृंखला के आधारी जीव होते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पेड़ पौधे पादप होते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं, वही क्या है, वही हमारे जो है आधारी जीव होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में स्थित होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में स्थित होते हैं, कौन एक खाद्य श्रृंखला में स्थित होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या,
पोषण स्तर, दूसरा ऑप्शन तृतीय पोषण स्तर के जीव जंतु या पौधे, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय पोषण स्तर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि प्रथम पोषण स्तर के जो होते हैं पौधे वो क्या है, प्रथम एक खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है जल और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, प्रकृति में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हमारा सूर्य होता है। सूर्य से ही हम क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और उससे से क्या होता है, सौर ऊर्जा, आप देखते हैं ना सोलर पैनल जो है लग रहा है, वो क्या काम करता है, सोलर पैनल से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। आप लोग ये और फिर क्या है, सोलर कुकर भी है आपका, जैसे सोलर कुकर से आप क्या करते हैं, सोलर कुकर से क्या करते हैं, मतलब धूप में रखकर क्या किया जाता है, धूप लेकर क्या करते हैं, उसमें सोलर कुकर में क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल, सोलर कुकर, तो ये सब क्या है, सब आपके सूर्य से ऊर्जा लेकर, टेम्परेचर लेकर क्या करते हैं, जैसे सोलर कुकर से हम खाना भी बना सकते हैं। सोलर पैनल जो लगता है उससे बिजली मतलब उत्पन्न होती है, जो कि घरों में बैटरी, इन्वर्टर सब कुछ आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वाटर पार्क में, ठीक है, किस रसायन तत्व का प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, वाटर पार्क में जो है क्लोरीन का जो है यहाँ पर क्या है प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्व के रूप में किसका प्रयोग होता है वाटर पार्क में? आप लोग घूमने जाते हैं ना, जैसे अपने यहाँ क्या है आपका फंटासिया है ना, सब लोग तो घूम आए होंगे। फंटासिया वाटर पार्क है ना आपका हरुआ में, हाईवे पे, तब वहाँ पे क्या आप लोग तो एंजॉय कर चुके होंगे। तो वहाँ पर जो पानी है उसमें क्या डाला गया है, तो क्लोरीन। देखिए इसलिए बीच बीच में आप लोगों को इस तरह से बोल दे रहे हैं ताकि आपको मतलब ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन में है। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, नया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है तैलीय गैस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की सौर ऊर्जा जो है आपका मतलब नवीकरणीय संसाधनों में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जो नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो किससे उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन क्या है आपका परमाणु विखंडन, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम दहन, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का दहन और चौथा ऑप्शन है क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किससे उत्पन्न होती है? तो परमाणु विखंडन से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती हैं? लाभ पहुंचाती हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, लाभ पहुंचाती हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, हानि पहुंचाती हैं। तीसरा ऑप्शन है लाभ तथा हानि दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो जितने भी कीटनाशक दवाएं हैं वो क्या हानि ही पहुंचाती हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय जो आपके कीटनाशक दवाओं का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड का जो है छिड़काव हो रहा है, जिससे क्या हो रही है आपके जो भी साग सब्जियां आपको मिल रही हैं, कहने के लिए तो हम लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल मतलब हम लोग नेचुरल खाते हैं। ठीक है, जो साग सब्जी हो रही है पेस्टिसाइड के कारण क्या हो रही है, तो उसमें जहरीला ज़्यादापन पहुंच जा रहा है, जो कि हमारे जो है हेल्थ के लिए क्या हो रही है, हार्मफुल हो रही है। आज देख रहे हैं जैसे पहले क्या था, पहले जो है फीवर बहुत तेज़ी से होता था। ठीक है, फीवर जो था यानी बुखार जो होता था वो ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन इस समय क्या आप देख रहे कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत तेज़ी से हो रही। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही जो है कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग होकर जो साग सब्जियों पर किया जा रहा है, अनाजों के खेतों में यूरिया डाई का ये सब प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर को भी दूषित कर रहा है और प्लस जो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको भी वह दूषित कर रहा है, जिसका असर क्या है हमारे शरीर पे
पड़ रहा है और जिससे हमारा शरीर क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, शब्द इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया। जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र जिसको हम कहते हैं, वह शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया, तो टेंसले के द्वारा, रॉबर्ट हुक, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो इकोसिस्टम है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो टेंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो टेंसले के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने आपके जो है कोशिका की खोज की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। डार्विन जो है वो क्या डार्विन जो है एक मतलब जीव वैज्ञानिक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन क्या, उष्णकटिबंधीय वनों में जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा ऑप्शन है पर्णपाती वनों में, वर्णपाती वनों में। तीसरा है एल्पाइन वनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उष्णकटिबंधीय वनों में जो है सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परितंत्र का महत्व है। परितंत्र का क्या महत्व होता है स्टूडेंट, उससे पहले देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग क्या है, आप लोगों का साथ अब थर्ड सेमेस्टर में मेरा समाप्त हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर में फिर से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि आप लोग अगर अपनी तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर का जो है को करिकुलर की क्लास जो है आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है, जिसमें हमने मात्र जो है 32 क्लास, सिर्फ 32 क्लास की मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट। याद रखिएगा कितना, 32 क्लास हमने जो है या वीडियो आप लोगों को हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा जो है पढ़ना है पेपर, तो याद रखिएगा कि आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, क्या नाम है स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड क्या है, योगा। ये आपका पेपर का नाम है। फिजिकल एजुकेशन यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शारीरिक शिक्षा एवं क्या हो जाएगा, योग। ठीक है, पेपर का नाम क्या हो जाएगा, किस पेपर की बात कर रहे हैं हम, को करिकुलर की बात, पेपर की बात कर रहे हैं। तो पेपर का नाम आपका क्या हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग। ये फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है और टोटल कितना है, 32 क्लास आप लोगों का है और ग्रीन कलर का थंबनेल है स्टूडेंट। ठीक है, ग्रीन कलर का थंबनेल है और चैप्टर वाइज हमने पढ़ा है। मात्र 32 क्लास में आप लोगों का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग पहले से ही अपनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोगों का अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो मान के चलिए आप लोगों का जुलाई लास्ट या अगस्त, जून जुलाई में आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का भी पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पेपर जो आप लोगों का मतलब को करिकुलर है तो कम से कम उसको एक पेपर आप पढ़कर हटा सकते हैं। एक स्मार्ट स्टडी करने का कोशिश किया करिए। अगर जो भी मैटर आपको पहले मिलता है तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन के टाइम आप लोग फिर क्या करेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे। तो इससे आप लोगों का जो है फ़ायदा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जितनी बातें हम आपको बताए हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। और जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान के हैं तो अब याद रखिएगा कि जो गृह विज्ञान के बच्चे हैं तो उनका जो है मेजर, अब फोर्थ सेमेस्टर में क्या सारे पेपर आप लोगों के ऑप्शनल होंगे। तो गृह विज्ञान का जो है ऑप्शनल पेपर, मतलब ऑप्शनल मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। गृह विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट का सब आप फोर्थ सेमेस्टर में आपका क्या टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो गृह विज्ञान का हमने कुछ पेपर जो है मॉडल पेपर आप लोगों को हमने दिया है। और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट, एग्ज़ाम के बाद जैसे ही फ्री हो जाएंगे तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा कि नहीं मैम हमको चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो हम आपको चैप्टर यूनिट वाइज हर चैप्टर को पढ़ाकर आप लोगों को एमसीक्यू हम करा देंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब थोड़ी सी आपकी चैनल से संबंधित जानकारी है। और इस चैनल पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइनर सब्जेक्ट भी हमने कराया है। ठीक है, माइनर में आप लोगों का हिंदी और समाजशास्त्र हमने कराया है। बाकी अदर सब्जेक्ट जो माइनर के हैं वो भी आप लोगों को हम यूट्यूब पर
आपके 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आने से पहले आप लोगों को हम दे देंगे। तो अब देखिए इसके बाद तो आप लोग हमसे मिलेंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम आप लोगों को हम ले रहे हैं, क्योंकि चैनल से संबंधित आपको जानकारी भी देना ज़रूरी है कि इस चैनल पर आप लोग को क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो गृह विज्ञान के साथ-साथ क्या है, जितने भी माइनर सब्जेक्ट रहेंगे वो सब की क्लास आप लोगों को हम मतलब एक-एक महीना पहले, एग्ज़ाम के एक-एक महीना पहले आप लोगों को मॉडल पेपर और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हम आप लोगों का सॉल्व करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग जैसे को करिकुलर का तो टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन माइनर पेपर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को लगभग सारे सब्जेक्ट का हम माइनर पेपर आप लोगों को सॉल्व करा दें। ठीक, तो ये थोड़ा-सा क्या है, चैनल से संबंधित आप लोगों की जानकारी थी। अब आइए देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, पारितंत्र का महत्व है। पारितंत्र का क्या महत्व होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है खनिज चक्रण में, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, उपरोक्त दोनों। यहाँ पे क्या है, पारितंत्र का महत्व क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह भी होता है और खनिज का चक्रण भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पारितंत्र के अजैविक घटक में से कौन से हैं। ठीक है, पारितंत्र के अजैविक घटक में घटक निम्न में से कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है ऊर्जा प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है खनिज चक्रण, तीसरा ऑप्शन उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की खनिज चक्रण जो है आपका क्या है, पारितंत्र के अजैविक घटक है। ठीक है, अजैविक घटक कौन है आपका, तो खनिज चक्रण है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पारितंत्र में होते हैं, पारितंत्र में क्या होते हैं, मतलब किसको हम पारितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, जैविक तथा अजैविक घटक, दूसरा ऑप्शन है आपका पादप व जंतु, तीसरा ऑप्शन है उत्पादक व उपभोक्ता, और चौथा ऑप्शन है शाकाहारी एवं मांसाहारी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम जो होता है, वो क्या है आपका जैविक तथा अजैविक घटक जो होते हैं इसमें जो है शामिल होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र का अंग है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है उसका अंग क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, जंतु, दूसरा ऑप्शन है पौधे, तीसरा ऑप्शन अपघटक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन से घटक हो जाएंगे आपके, तो जंतु भी आते हैं। ठीक है, जंतु भी आएगा, पौधे भी आएंगे और अपघटक भी आएंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट देखिए, एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड करें कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग जो है 4th सेमेस्टर आप पहले से ही पढ़ लेंगे। यूट्यूब पर पहले से आप लोगों का 4th सेमेस्टर का क्लास लगा हुआ है, तो आप लोग पहले से पढ़ लेंगे। जो बच्चे हमारे आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जो है आसानी से पहुंच जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। प्रदूषित मतलब गंदा जल, ठीक, गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, हैजा, दूसरा ऑप्शन है पेचिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सभी बीमारी जो है मतलब प्रदूषित जल गंदा पानी पीने से क्या होता है, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है, कौन सा यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्यों, क्योंकि गंदा पानी पीने से आपका हैजा भी होता है, पेचिस भी होता है और डायरिया भी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हैजा एवं पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं या किस प्रदूषण से संबंधित है। तो अभी देखिए इसके ऊपर हमने आपको बताया है कि जल प्रदूषण से क्या है, हैजा और पीलिया जो है ये बीमारियां होती हैं। जल प्रदूषण से क्या होता है, हैजा और जो है पीलिया जो है बीमारियां होती हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं।
यानी जो प्रदूषण हो रहा है तो उसके कौन कौन से सूचक होते हैं, यानी किसके मतलब उत्पन्न होने से हम जान जाते हैं कि नहीं यहाँ पर क्या है, प्रदूषण है। ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, फर्न और साइकस होगा स्टूडेंट, ठीक है, साइकस। दूसरा ऑप्शन है सैवाल व लिबरवर्ट। तीसरा ऑप्शन है लाइकेन व मॉस, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाइकेन एवं जो मॉस होते हैं वो क्या है, प्रदूषण के विश्वसनीय सूचक होते हैं। अगर ये ग्रो मतलब ये अगर वहाँ पे हैं, उगे हुए हैं और मतलब ख़त्म होने पर लगते हैं, तब ये मालूम होता है कि नहीं नहीं यहाँ पे क्या है, प्रदूषण होने वाला है, ठीक है, प्रदूषण, यहाँ के एरिया प्रदूषित हो गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। पहला ऑप्शन क्या है, अशोक। दूसरा ऑप्शन है पीपल। तीसरा ऑप्शन है नीम और चौथा ऑप्शन है महुआ। तो यहाँ पे हम क्या आंसर बताएंगे स्टूडेंट कि अशोक का पेड़ जो है वो क्या है, धूल प्रदूषण को रोकता है। पीपल के पेड़ में क्या होती है, सबसे ज़्यादा जो होती है ऑक्सीजन पाई जाती है, इसीलिए पीपल के पेड़ को लगाना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या इस समय बस मतलब 100 पीस वाला जो पतझड़ वाले, ना तो वो पेड़ जो है आपको छांव दे सकते हैं और ना ही उसमें फल आ सकते हैं। तो जो है अगर आप लोगों के पास प्लेस है स्टूडेंट, तो आप लोग अपने जन्मदिन पर कोई भी एक पेड़ में, जिसमें आप आम लगा सकते हैं, ठीक है, नीम का पेड़ लगा सकते हैं, कोई भी वृक्ष आप जरूर लगाइए ताकि हम अपने एटमॉस्फेयर को जो है दूषित होने से रोक सकते हैं। हमारे दादा परदादा ने जो है आम लगाया स्टूडेंट, तब आज हम आम खा रहे हैं। और सोचिए हम आने वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन को के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं स्टूडेंट, न तो पानी, ठीक है, न तो शुद्ध जल छोड़ रहे हैं, न ही शुद्ध फल छोड़ रहे हैं, और न ही आपको ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन भी मतलब सब कुछ है। पानी आप लोग देख रहे हैं ना, पहले क्या थे हमारे जो पूर्वज थे, तो उन्होंने पानी को कहाँ देखा, तो सबसे पहले उन्होंने पानी को समुद्र में देखा, ठीक है, समुद्र देखा, समुद्र से फिर उन्होंने क्या किया, उसी जल को फिर नदी में देखा, फिर झील में देखा, झील से फिर क्या हुआ, आने वाले बाद में फिर झील से उन्होंने तालाब में उस पानी को देखा, ठीक है। क्या किस में देखा, तो ये पहले जो हमारे पूर्वज थे तो वो जल को पहले कहाँ देखे, हाँ आप सब लोग इमेजिन खाली करिए कि पहले समुद्र था, फिर नदी देखी, नदी में देखा, झील उन्होंने देखा, फिर क्या है तालाब देखा, तालाब देखा, और फिर क्या हुआ उस तालाब को, फिर क्या हुआ उन्होंने कुआं में देखा, अब कुएं से क्या हुआ, नल को भी मतलब देखे। तो मैं तो मानती हूँ अपने आप को कि मैं वो आखिरी पीढ़ी हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मैं वो आखिरी या जो भी हमारे एज के जो भी हैं वो आखिरी जनरेशन है जो इन सब चीज़ों को देखें। और आने वाली जनरेशन में क्या देखिए, झील, बहुत जगह झील क्या हुआ, इतना प्रदूषण, इतना मतलब भूमि कटाव, ये सब चीज़ इतनी तेज़ी से हो रही कि सब क्या, नदी जो पहले नदी थी वो क्या अब तालाब का रूप ले ली। तो कहीं ना कहीं क्या हम अपने एटमॉस्फेयर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं तो मानती हूँ कि मैं वो मतलब आखिरी जनरेशन हूँ, या मेरे यंग के जितने भी लोग हैं वो आखिरी जनरेशन है जो मतलब इस इन सब चीज़ों को देखे। अब क्या है, अब आप लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग बस देख रहे हैं तो समरसेबल देख रहे हैं, ठीक है, समरसेबल जो लग गया, समरसेबल वाला जो मतलब चल दिया, कि जिसमें क्या हो रहा है, एक बाल्टी पानी नहाने के लिए बस बहुत पर्याप्त था। लेकिन आज क्या है, आज आप लोग समरसेबल आपके घरों में अगल बगल आप देखते होंगे चालू कर दिया जा रहा है। एक बाल्टी से जहाँ काम हो सकता था, आज क्या है वहाँ पर 50 बाल्टियाँ पानी जो हो रही हैं इन्वेस्ट हो रही हैं। तो ये आप खुद सोचिए कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपने पर्यावरण को आप लोग देखिए, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को, ठीक है, एक एक लोग ही कंट्रोल करेगा तो भी बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जो अनपढ़ हैं भाई, जो पढ़े लिखे अनपढ़ हैं तो उनको हम नहीं समझा सकते, लेकिन वाकई में जो पढ़े लिखे हैं तो वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिजली भी देखिए एकदम इफरात का पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, आप बाहर निकल गए तो भी आपके टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपका 68 प्रश्न है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है आपका, तो कीटनाशक है, औद्योगिक व्यर्थ है, अपमार्जक है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए औद्योगिक ऐसे लिखा है स्टूडेंट,
आप लोग घबराइएगा मत, ये भी सही है और टाइप करते समय क्या होता है वैसे ले लेता है। तो औद्योगिक व्यर्थ का मतलब क्या हुआ, जो मतलब कल कारखानों से जो कचरा निकलता है और वो कचरा क्या होता है धीरे धीरे जाकर मतलब सीवर के जरिए क्या होता है नदियों में जाकर मिलता है ना, तो जिससे क्या हो रहा है जल प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। जैसे जल और मृदा दोनों का पूछ रहा है स्टूडेंट। जल व मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि उद्योग, खाद्यान्न, ताप बिजली घर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा कि जल व मृदा प्रदूषण किनकी वजह से, तो कृषि उद्योग, जो भी उद्योग धंधे कल कारखाने जो खुल रहे हैं, खादान है बड़े बड़े, वो बिजली जो पैदा हो रही है, बिजली ताप घर, ये सब चीज़ क्या सब आपके जल व मृदा प्रदूषण के क्या है मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उष्मीय प्रदूषण के स्रोत हैं। उष्मीय प्रदूषण के कौन स्रोत हैं। पहला ऑप्शन क्या है पावर प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन है शीत वन, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिकी प्रवाह, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उष्मीय प्रदूषण के स्रोत कौन से हो जाएंगे, उपरोक्त सभी वाले हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सतत विकास से तात्पर्य है। सतत विकास से क्या तात्पर्य। इस समय देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, इस समय क्या सतत विकास यानी सबका साथ सबका विकास पर मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, मानव विकास, और चौथा ऑप्शन क्या है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की अवधारणा को ध्यान में रखना। तो यही क्या है, यही आपका सतत विकास है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए क्या है भविष्य की अवधारणा को रखना। ये आपका क्या सतत विकास का जो है तात्पर्य है। ठीक है, तो अब देखिए हम विकास कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग के मन में कभी ये प्रश्न आता है कि हम कैसे विकास कर सकते हैं, तो याद देखिए इस आपकी जो ये शिक्षा है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है, यही आपके पूरे डेवलपमेंट पर जो है डिपेंड करती है कि आपका एजुकेशन कैसा है। आप लोग को शायद मेरी बातें खराब लग सकती हैं क्योंकि बहुत से बच्चे आज क्या है पढ़ना नहीं चाहते हैं और ब्लेम क्या करते हैं टीचर पर करते हैं कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आप खुद ये सोचिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते तो टीचर क्या करेगा। आज आज आप लोग क्या करते हैं एडमिशन ले लेते हैं, घर बैठे रहते हैं। बहुत से बच्चे जैसे ऐसे हैं जो काम करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए फीस इकट्ठा करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, तो वो तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल कर अपने लिए पढ़ते हैं, उनके अंदर जुनून है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या कर रहे हैं आज मतलब नाम लिखा कर बस घर बैठे, मतलब वो ना पढ़ रहे हैं ना तैयारी कर रहे हैं, बस माता पिता का जो है पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बिजनेस करने के लिए भी आप लोगों के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। तो आप अगर बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं तो क्या है जब आपका एजुकेशन स्ट्रांग रहेगा तभी आप बिजनेसमैन अच्छा बन सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप फिर अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरी बातों को अन्यथा में मत लीजिएगा। आप बस इतना याद रखिएगा कि एजुकेशन से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। सब चीज़ में आप परिवर्तन सिर्फ एजुकेशन के जरिए ही ला सकते हैं। जैसे अगर आपका मोबाइल चलता है तो आप याद रखिए कि मोबाइल आप इंटरटेनमेंट के लिए भी करिए, लेकिन उससे ज़्यादा आप अपनी एजुकेशन के लिए मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करिए, कंपटीशन के लिए करिए। ठीक है, कुछ भी करिए, मतलब आप सोचिए कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो जब आप एजुकेट होंगे तभी आप, अब आने वाली पीढ़ी क्या है, आने वाली जो है जनरेशन आप ही के हाथ में है ना। आप आने वाली पीढ़ी हो, आने वाले भविष्य हो, तो अगर आप लोग अपने एजुकेशन पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे हो सकता है। तो भविष्य क्या है, भविष्य जो देश का भविष्य है वो क्या है आप लोगों के ही हाथों में है। तो आप लोग कैसे भविष्य अपना बना सकते हैं, तो सिर्फ एजुकेशन की बदौलत ही आप बना सकते हैं। तो पढ़िए, अच्छे से मन लगा कर पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। देखिए फिर क्या है, सतत विकास शब्द का अस्तित्व
कब आया, ठीक है, यानी किस सन में जो है सतत विकास का अस्तित्व जो है हमारे सामने आया। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1992, 1980, 2002, 2010। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, सतत विकास शब्द जो है कब अस्तित्व में आया, अस्तित्व में तो 1992 ईस्वी में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सतत विकास की अवधारणा, ठीक है, सतत विकास की आवश्यकता, सॉरी अवधारणा नहीं, आवश्यकता क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, दीर्घकालिक आर्थिक विकास, दूसरा ऑप्शन एक स्थिर आजीविका, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हर कोई चाहता है, दीर्घकालिक का मतलब क्या हो, लंबे समय तक हमारा आर्थिक विकास हो, हम धनोपार्जन करते रहें ताकि अपने परिवार का जीविकापार्जन चला सके। और एक स्थिर आजीविका का मतलब क्या हुआ कि हम उस पर स्थिर, जैसे ये नहीं, अब जैसे आज देख रहे हैं ना कंपटीशन का दौर है, कितने एम्प्लॉय जो है, जैसे आप लोग अपने अगल बगल बहुत से कारखाने देखते होंगे, तो आज क्या है, युवाओं को, ठीक है, क्या है, खास तौर से युवाओं को जो है गुमराह किया जा रहा है, उनको क्या है प्रलोभन देकर वो लाते हैं और 12 घंटा उनसे काम कराते हैं। क्या करते हैं, 12 घंटा जो है लेबर, ये जो भी फैक्ट्री है, साड़ी का मान लीजिए कारखाना या कुछ का भी कारखाना है, तो उसमें क्या उनसे 12 घंटा काम लेते हैं। तो आज के युवा तो सोचते हैं, अब 12 घंटा का उनको सैलरी मान लीजिए वो 20,000 से 25,000 दे रहे हैं, एक बात मैं कह रही हूँ, 20,000 से स्टार्ट करके या 25,000 दे रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए ये कब तक आपको देंगे, तो सिर्फ आपको कितने साल तक ये देंगे, सिर्फ 40 वर्ष तक आपको देंगे, 40 वर्ष तक आपको देंगे। और आपने क्या किया, सोचा कि नहीं बढ़िया है बढ़िया है, आपने ज्वाइन कर लिया, और 40 वर्ष के बाद जब आप 40 वर्ष के हो गए, तो अब आप कहाँ जाएंगे, न तो आप घर के रहेंगे, न तो घाट के रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी पॉलिसी चल रही है, और बहुत सी युवाओं को क्या है ड्रग वगैरह ये सब में जो है सप्लायर में लाकर जो है कर दे रहे हैं, पैसा का प्रलोभन देकर। आर्थिक स्थिति से सब लोग जैसे जूझ रहा है, सबका परिवार जूझ रहा है, तो युवा भी आज के समझ नहीं पा रहे, सोच रहे हैं कि नहीं जैसे भी है पैसा कमाना, जैसे भी है पैसा कमाना, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो 40 वर्ष के बाद क्या करेंगे। अभी तो मान लीजिए शरीर में ताकत है, तब तक तो उनका ताकत का बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने तो उनका यूज कर लिया, लेकिन उस स्टेज पर उनको अकेला छोड़े 40 साल पर कि ना तो वो एजुकेशन लेने लायक रहें और ना ही कोई नया काम शुरू करने लायक रहें, क्योंकि पूरा तो दिन समय तो वो तो ले, जब व्यक्ति जो है अगर 12 घंटे काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि घर आएगा तो उसको भी तो रेस्ट चाहिए, तो वो सीमित रह जाता है। यही मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जैसे जागरूक बनिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सतत विकास का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, कहाँ पे किया गया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, वटलैंड रिपोर्ट में जो है सतत विकास शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग प्लीज़ घबराइएगा मत, आज पेशेंस के साथ पढ़िएगा। इसीलिए आज आप जो है आज कितना है, तो आप लोगों को हम 10 फरवरी को इसीलिए यह वीडियो दे रहे हैं कि अभी आप लोगों के पास 6 डे का समय है, तो आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आराम से आपकी तैयारी अच्छी वाली हो जाएगी। और इसी वीडियो में आप लोगों को हम लिंक दे देंगे प्रीवियस ईयर, जो अभी 1 हफ्ता पहले हमने वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग बस आप मात्र मान लीजिए 3 वीडियो आपको बस देखना है स्टूडेंट, आज का वीडियो और प्लस 2 वीडियो जो पहले का मैंने डाला है उसको, बस 3 वीडियो देखिए। आप लोगों का मेरा दावा है कि 40 से 45 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सही करेंगे, ठीक है। तो घबराइए बिल्कुल मत, पेशेंस के साथ आप पढ़िए। देखिए पहला, अब सॉरी 75 क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या है स्टूडेंट, तो आप सभी ने बताया, हमने सुन लिया, नकारात्मक मूल्य क्या है, आपका हिंसा है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मूल्यों को हम सीखते हैं, तो किससे सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, सहसंबंधियों से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन से। अब ये देखिए ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है फिर से। तो देखिए आध्यात्मिक मूल्य क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या है, श्रद्धा, दूसरा ऑप्शन है शांति, तीसरा ऑप्शन है दया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में कौन राजनीतिक
राजनीतिक मूल्य नहीं है। ईमानदारी, भ्रष्टाचार, सेवा भाव, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है भ्रष्टाचार जो है आपका क्या है राजनीतिक मूल्य में नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अमानवीय मूल्य के अंतर्गत है। पहला ऑप्शन क्या है, सत्य, ईमानदारी, हिंसा, अहिंसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमानवीय मूल्य क्या है आपका हिंसा है, और ये सत्य, ईमानदारी और अहिंसा। ठीक है, कौन सा आपका सत्य, ठीक है, ईमानदारी, ईमानदारी और अहिंसा, ये सब क्या है, ये आपका जो है मानवीय मूल्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा स्टूडेंट, मानवीय मूल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणा कौन है। तो आपने बताया, हमने सुन लिया, मेघा पाटेकर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, यह कथन किसका है। ये लाइन जो है इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है स्टूडेंट कि मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, मेरे पास मतलब शब्द नहीं है कि जो एक अच्छी पुस्तक होती है वो हजारों दोस्तों के हजारों मतलब एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। तो ये बात जो है किसने कही थी, तो अब एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। और आप दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों में से शायद ही किसी के पास अब कोई भी आपके सिलेबस से संबंधित या आपके पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी किताब आप लोगों के पास हो। क्यों, क्योंकि आप लोग क्या है शॉर्ट मेथड अपनाते हैं, सीधे जाकर बस सीरीज खरीद लेना, उसी को रट्टा मान लेना ना। बहुत से स्टूडेंट यही काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपकी नॉलेज भी क्या हो जाती है, सीमित ही हो जाती है। ठीक है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए क्या, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास जो है बुक होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कथन किसका है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, देखिए मेरी बातों को अन्यथा में मत लीजिएगा। हाँ, मैंने ऐसा कुछ जैसे कोई बात हो नहीं, बस मुझे लगता है कि नहीं आप लोग के अंदर क्या है थोड़ी सी अवेयरनेस की जो है कमी है। किताब हुआ, नोट्स हुआ, ये सब जैसे बनाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा होता है, असंतुलित, संतुलित, उतार चढ़ाव, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, असंतुलित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दिसंबर 2023 में चेन्नई में कौन सा जो है तूफान आया था। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका मिचोंग, दूसरा ऑप्शन हेरिकेन, तीसरा ऑप्शन है मोचा, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, मिचोंग जो है चेन्नई में दिसंबर 2023 में जो है तूफान आया था स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, कब किया गया। तो क्या है, जनवरी 2022, 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2023, 22 जनवरी 2025, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अयोध्या में राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कब किया गया, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, शेयर करना ना भूलें, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग का पेपर अच्छा हो, यही जो है ईश्वर से प्रार्थना है। और जितना हमने 3 वीडियो को नाम बार बार हमने लिया है, इस 3 वीडियो को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों को लिंक दे देंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा जो है लंबी हो गई है, तो इसको समय निकाल कर आप लोग कम से कम इसको 2 से 3 बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगले सेमेस्टर में। और अगले सेमेस्टर का जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि क्लास जो है पहले से यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप लोग प्ले लिस्ट के जरिए जाकर अपनी प्रिपरेशन जो है पहले से आप लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching.